हाँ, तो नकुल, हमने कल जो मोटे तौर पे डिस्कस किया, वो हमने ये डिस्कस किया था कि किस पार्ट में हमारा ये यूनियन के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा पार्ट 5 है वो डिस्कस करता है इसके बारे में। पार्ट 5 में डिस्कस किया गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल के बाद पार्ट 1 ऐसे ही है, नॉर्मल डेफिनेशन क्लॉज वगैरह है, सिटीजनशिप के बारे में आता है फिर। तो ये दो जो पार्ट्स हैं आपके, डेफिनेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, और इसके साथ में सिटीजनशिप वाला, यहाँ से 1 से लेके 11 तक में ये ख़त्म हो जाता है। 12 से 35 मोटे तौर पे आपका पार्ट 3 है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट वाला पार्ट। और 12 से 35 जो हमारा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, उसमें आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन करा है स्टेट क्या है। क्योंकि चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज़्यादातर ये माना गया है, क्योंकि समाज तो शुरू से ही था, अनादिकाल से ही समाज था। अब वो चाहे कबीलों की, जनजातियों के फॉर्म में रहा हो, नेशन स्टेट जो है वो बाद की पैदावार है। जैसे कि अगर आप देखो एंशियंट सिविलाइजेशंस की बात करोगे, जो रिकॉर्डेड नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जो रिकॉर्डेड है, जो काफ़ी बड़ी सभ्यताएं थी, जिसमें दुनिया की 4 सभ्यता आती हैं, और वो सारी की सारी रिवर वैलीज में होती थी। इसीलिए पानी को, रिवर को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो 4 बड़ी संस्कृतियाँ, सभ्यताएं थी विश्व की, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानते ही हैं। इंडस रिवर के जी सर। तट पे ये पूरा एरिया आपका, पंजाब का, सिंध, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया, और इवन की वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर मेरठ तक, ये इससे यस आप सर। देख मिले हैं, जिसका लोथल, कालीबंगान, ये सब फेमस वो है। तो इंदू नदी की घाटी पे ये बने हैं। ये नदी है रिवर इंडस, इसके तट पे बने ये 5 नदियाँ थी। तो यहाँ ये सिविलाइजेशन काफ़ी ग्रो किया और बहुत ही सिविलाइज था, और शहरीकरण भी था यहाँ पे। इसके अलावा और आप अगर देखो, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में, जो आज इराक का एरिया है, मेसोपोटामिया जिसे कहते हैं, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था वो भी रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट, इसके ही तट पे डेवलप यस हुआ। सर। इसी तरीके से अगर आप मिस्र की सभ्यता की बात करोगे, प्राचीन सभ्यताओं में से, तो मिस्र की जो सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के आसपास ग्रोथ करी है, क्योंकि जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर सॉइल फर्टाइल होता है, तो एग्रीकल्चर करने में और जीवन यापन करने में आसानी होती है, ट्रांसपोर्ट में भी आसानी होती है, एग्रीकल्चर मेन होता था। इसके अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन यस में भी बात करोगे, वो थोड़ा लेट है हालांकि चाइनीज सिविलाइजेशन, तो वो भी किसी ना किसी नदी के तट पे है। अब वो हुआंगहो रिवर है या येलो रिवर है या कौन सी रिवर है, इस वक्त मेरे माइंड से निकल रहा है, बट यही कुछ नदियाँ थी जिनके तट पे ये सिविलाइजेशन फिर आगे बढ़े। और अभी भी फिर आप देखो, फिर लेटर वैदिक एज में अगर आप देखोगे, तो जो भी शहर हैं वो ज़्यादातर नदी के किनारे हैं। अगर हम यमुना और गंगा का रिवर सिस्टम की बात करें, तो आप लगा लो, झेलम की बात कर लो, तो झेलम पे जो है कश्मीर बसता है, पूरे पंजाब के उधर के, वेस्टर्न पंजाब के आपको शहर मिलेंगे। फिर आप इधर देखो, गंगा से नीचे हरिद्वार से लेके जितने भी, आगरा भी नदी के किनारे, मथुरा, आगरा, फिर पूरा जाते हुए लखनऊ के पास की दूसरी नदी एक लगती है, और सारे के सारे नदी के किनारे हैं, फैजाबाद, अयोध्या। फिर और आप आगे जाते जाइए, तो नदी के किनारे 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 आपको शहर बसते हुए नजर आएंगे। साउथ में भी नदी की, तो नदी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट हुआ है। तो वहाँ से क्या है, नेशन जी स्टेट सर। आपके बनते गए। तो वहाँ से नेशन स्टेट बनते हैं। तो हमने ये देखा कि पहले तो जनजातियाँ ही होती थी, या एक सिस्टम होता था, और जन से बनता था राजन। अगर आप इसको इस तरीके से भी समझें कि जनता है, तो उस जनता को जो चलाने वाला है या उनका जो लीडर, राजन कहते थे। फिर राजन राजा का फॉर्म लेता है और एक बड़ी एम्पायर बनती है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त हुआ था, क्योंकि राजशाही होना, किंगडम होना, ये नेचुरल नहीं था। फैमिलीज होती थी या कबीले होते थे। ये बड़े फॉर्म में जब आए, तो थ्योरिस्ट ये बताते हैं कि स्टेट जो है ये आर्टिफिशियल क्रिएशन है।
जो हम मॉडर्न स्टेट देख रहे हैं, तो उनके बीच में एक संधि हुई थी, जिस संधि को वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम आप भी जानते हैं। संधि हुई थी, सामाजिक संधि, जिसमें 3 राइटर बहुत ही फेमस गुजरे। एक तो थॉमस हॉब्स, दूसरा जीन जैकस रूसो, तीसरा जॉन लॉक। इन तीनों लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की कि समाज तो अनादिकाल से था, सोसाइटी वाज देयर सिंस वेरी प्राइमल टाइम्स, but the formation of state is something which is very comparatively new and which is artificial, which is not there in the nature. तो social contract जिन्होंने दी, जिसमें से ये बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान अकेले था, कोई राजा नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी सिस्टम था। तो कुछ कहते हैं कि बड़ा अच्छा था, जैसे जॉन लॉक कहता है कि इट वाज वेरी गुड। स्टेट ऑफ नेचर में, प्रकृति के टाइम में या बड़े नेचुरल उसमें हर चीज़ ठीक थी। बट थॉमस हॉब्स जो है वो बहुत ही ग्लूमी और डेंजरस पिक्चर पेंट करते हैं। अगर मैं थॉमस हॉब्स के ही शब्दों में इसको कोट करूं, तो थॉमस हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा है कि ह्यूमन लाइफ वाज शॉर्ट, नेस्टी, ब्रूटिश एंड सैवेज, एंड एवरी ह्यूमन वाज एट वॉर विद एवरी अनदर ह्यूमन। कि उस प्राकृतिक स्थिति में जो मनुष्य की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। हर एक मनुष्य हर दूसरे मनुष्य के साथ एक तत्पर युद्ध जैसी स्थिति में था, और मानव जिंदगी बहुत ही क्रूर थी। ये उनका कहना है थॉमस हॉब्स का। लेकिन जॉन लॉक का कहना इसके उलट है। तो मोटे तौर पे इनका यही कहना है कि एंड में इन लोगों ने खुद स्टेट बनाया कि हम अब सर्वाइव ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर मैं किसी गुफा के अंदर बैठा हूँ या किसी पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो वो मेरा हो गया, अगले का नहीं है, लेकिन तब तक ये लड़ाई झगड़ा चलेगा। तो लोगों ने मिलकर क्या किया, एक हाइपोथेटिकल संधि करी और कुछ लोगों को सॉवरेन मान लिया। सॉवरेन मान के उनके सामने अपने कुछ राइट्स, अपने कुछ अधिकार, अपने कुछ हक का समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और सरेंडर कर दिया इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन उसके बदले में कुछ राइट्स उन्होंने ली। राइट्स ये ली कि आप हमारी लाइफ लिबर्टी का प्रोटेक्शन करेंगे, और अगर हम तो प्रॉपर टैक्स लेंगे रिटर्न में। ये मानना है। थॉमस हॉब्स कहता है सारी राइट्स दी है, लॉक कहता है कि राइट्स दी है सारी, मगर अगर आप अब वो जो स्टेट है अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा प्रोटेक्शन का, तो ये कभी भी वापस तोड़ा जा सकता है। तो यही थोड़ा बहुत इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। तो जब स्टेट बनता है तो फिर स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, और कहीं पर भी जब प्रोटेक्शन की बात होती है, क्योंकि हमने जब अपने राइट सरेंडर कर दिए, हमने हिंसा का राइट भी सरेंडर कर दिया। केवल हिंसा उसी वक्त हो सकती है कि जिस वक्त आपको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए आप स्टेट के पास ना जा सको या स्टेट आपके पास ना आ सके। तो मॉडर्न समाज में उसी वक्त कहा जाता है कि आप अपनी आत्मरक्षा खुद करोगे। नहीं तो अगर मेरे पास टाइम में मुझ पर अटैक हो रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पुलिस को बुला या मैं कोर्ट जाऊँ, खुद मैं निर्णय नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी स्थिति हो कि मेरे पे अचानक जानलेवा अटैक हो रहा है, तो उस वक्त मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ, वो एक अलग कहानी। तो अब क्या था, इनिशियली क्या था, जो स्टेट होते थे वो नाइट वॉचमैन स्टेट कहलाता था। मतलब स्टेट का केवल 2 ही काम होता था। पहला काम ये कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देना, यानी कि अपनी बाउंड्री सुरक्षित रखना। दूसरा काम होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे लोग हाथ ना डालना शुरू करें। ये 2 काम जो होता था स्टेट का, सबसे मेन काम यही 2 है। उसके बाद धीरे धीरे नाइट वॉचमैन स्टेट से जब ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ता गया रफ्ता रफ्ता, तो वो बन गया वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट बन गया, मतलब ये कि जो स्टेट है, अब दिस इज द ड्यूटी इनकम्बेंट अपॉन द स्टेट एंड ऑन द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। ये पहले ऐसा नहीं था। तो अगर अब कर वसूला जा रहा है तो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, उनके जीवन व्यापन को अच्छा करने के लिए भी कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। अब ये हो गया। तो अब जब ये स्टेट बन गया तो जाहिर सी बात है रिटर्न बनेगा, तो जगह जगह रिटर्न बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं पार्ट 3 की आपसे बात कर रहा था, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन जो उसमें कहा गया है वो स्टेट से ही प्रोटेक्शन की बात की गई है। इसीलिए आर्टिकल 12 बताता है कि कौन कौन सी चीजें स्टेट है। और वो मॉडर्न जमाने में फिर जब स्टेट का काम और लोग कर रहे हैं, स्टेट अपना काम डेलीगेट कर रहा है,
तो पूरी तरह से उन्होंने कई सारे टेस्ट ला के भी बता दिया कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है। कई दफा मॉल भी स्टेट डिक्लेयर हो सकता है कुछ कंडीशंस की वजह से। फिर आर्टिकल 13 आपका बताता है लॉ क्या है, फिर वो गलत होगा तो कब उसका वो खत्म हो जाएगा। फिर आर्टिकल 368 और 32 की बात करी, 14 से लेके 14, 15, 16 ये राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, रिजर्वेशन की बात की। 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, 18 में टाइटल अबॉलिश किया। 19 जो है हमारा फ्रीडम का आर्टिकल है, 6 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई इसमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू टेक ऑन एनी प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 में आई। 20 में आते हैं तो वही अरेस्ट से बचाना, डबल पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी से बचाना, ये सारी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारी चीज़ें आ गई। आर्टिकल 21 तो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्योंकि वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। AK गोपालन के केस में कुछ और कहा गया था कि भाई लॉ है तो बस है, उसको ठीक है। लेकिन मेनका गांधी आते आते 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ये कहा कि देयर शुड नॉट बी ओनली अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड इक्वल, रीजनेबल। जी सर। ऑफ रीजनेबलनेस लेके आए। ये नहीं कि सिर्फ कानून बनाया है तो ये कानून संगत काम हो रहा है, वो जो कानून है वो भी रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ये बातें आई। फिर आर्टिकल 22, फिर आप आ जाओ आर्टिकल 23, 24 में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट की बात की गई। 25 से फिर राइट टू रिलीजन की बात होती है। फिर 28, 29 में आओ तो कल्चरल राइट की, माइनॉरिटी राइट की बात होती है 30 तक। 32 जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो हम पहले बात करते रहे ओबीजस बी रेमेडियम, कि वेयर देयर इज अ राइट देयर शुड बी रेमेडी। तो आर्टिकल 32 में उसकी रेमेडी बताई गई है कि अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है, इफ एनी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड और वायलेटेड और they are not being respected, so they can get redressal from the constitutional of the countries, that is more than 21 high courts and the Supreme Court of India। ये आर्टिकल 32 कहता है। एंड दे हैव पावर्स ऑफ रिट, 5 प्रकार की फिर रिट है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्क्यूरी और प्रोहिबिटो। इसमें ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है, सर्क्यूरी और प्रोहिबिटो। फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आर्मी वगैरह पे क्या कानून लागू होगा स्पेशल सर्कमस्टांस में, वो सब बात होती है लैंड वगैरह पे, 33 से 35 तक। फिर पार्ट 4 में आप आते हो तो फिर DPSP की बात होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर DPSP में जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई दफ़ा कि जो कुछ मूलभूत स्टेप्स बताए गए हैं, जो स्टेट को गाइडिंग फोर्स है कि आपको इस तरीके से स्टेट को चलाना है, तो फंडामेंटल राइट कई दफ़ा तो कॉन्सोनेंस में होती, कई दफ़ा कॉन्ट्राडिक्शन में होती, कई चीज़ों के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी को लेके भी तो आर्टिकल 39 आया। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात होती है तो उसका टकराव देखते हो आप आर्टिकल 44 में और आर्टिकल 26, 27 में। तो उसको कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम आता है। फिर जब ये होता है तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 1976 में, और ये फंडामेंटल ड्यूटी इंदिरा गांधी ने 1976 में कहाँ से ली, सोवियत रशिया से लेके आई, कि अगर आपको स्टेट फंडामेंटल राइट भी दे रहा है तो आपका भी हक बनता है और आपका ये दायित्व बनता है, नाउ दिस इज ड्यूटी अपॉन यू टू फुलफिल सर्टन ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट, कि केवल लेने की बात ना हो, देने की बात भी हो। ये बात भी कही गई 1976 के 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से ये ऐड किया गया। अब अगर आप जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ी होगी तो एक हॉफिल्ड का चार्ट होता है। हॉफिल्ड का चार्ट होता है, दो व्यक्तियों को रख के बताता है कि अगर एक्स में राइट है तो वाई में ड्यूटी है, अगर एक्स के पास लिबर्टी है तो वाई के पास लिबर्टी नहीं है, एक्स के पास पावर है तो वाई के पास पावर नहीं है, लाइबिलिटी है। इस तरीके से उसने बताया है, राइट का पूरा चार्ट बनाया है। तो जहाँ राइट होगा तो अगले पे ड्यूटी होगी। अगर हमारे पास राइट है तो स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट का राइट है तो वो हमारी ड्यूटी है। ठीक है जी सर। ये करते करते हम आ जाते हैं पार्ट 5 पे।
पार्ट 5 में क्या किया है, पार्ट 5 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही है ये बेसिक चीजें बताना जो हमने बताई है, फिर अमेंडमेंट कैसे होना है, फिर जो कैसे एक तंत्र को चलना है, एक स्टेट को कैसे चलना है। तो जब स्टेट को चलना है तो उसकी 3 चीजें मेन होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये 3 चीजें कैसे चलेंगी। तो इंडिया क्योंकि फेडरल है, बल्कि फेडरल क्या आप क्वासी फेडरल कहो तो ज्यादा बेहतर, या क्वासी यूनिटरी कह लो यस तो सर। और भी बेहतर। तो क्योंकि अगर ओवरऑल देखोगे तो फेडरलिज्म से ज्यादा यूनिटरी की तरफ रुझान है, मोटे तौर पे अगर आप सही से देखोगे बहुत बारीकी से, तो क्वासी यूनिटरी कहना ज्यादा सही है। अब यहाँ जी सर। आने के बाद अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अब स्टेट बन चुका है तो वो डिफाइन करेगा उसके डिफरेंट ऑर्गन। तो पार्ट 5 जो है वो डिफरेंट ऑर्गन को डिफाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन के, क्योंकि इंडिया में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आज़ादी से पहले मेरा ख्याल 1929 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डाइआर्की के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था भारत। तो हर चीज़ का एक हिस्टोरिकल संदर्भ भी होता है। अब पार्ट 6 में अगर आप आओगे तो फिर पार्ट 6 आपको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रोविंसेस हैं या स्टेट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जब स्टेट की बात होती है तो हमारे इतने सारे स्टेट हैं, तो उनका एग्जीक्यूटिव कौन होगा, उनका लेजिस्लेचर कौन होगा, उनकी जुडिशरी कौन होगी जो कि हाई कोर्ट है, उनका गवर्नर कौन होगा, फिर उनके ऑफिसर्स कौन होंगे। अगर हमारे पास अटॉर्नी जनरल है तो उनके पास भी कुछ होगा। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर पार्ट 11 पे आते आते यहाँ पे ये बहस शुरू हो जाती है कि दोनों में अगर कंट्रडिक्शन हो जाए सेंट्रल स्टेट में तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे डिफाइन होंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे डिफाइन होंगे, फिर कुछ जॉब्स होती हैं जो सेंटर की हैं कुछ स्टेट की हैं तो वो कैसे जॉब मिलेंगी। फिर करते कराते अमेंडमेंट पे आते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन पे आते हैं, एंड देन इट इज ऑलमोस्ट डन। तो यही हमारा एक खाका है जो पिछले यूनिट से लेके अभी तक एक लड़ी की तरह मैंने आपको बताया जो उसको ज्वाइन करता है। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं हमारा जो सिलेबस का यूनिट 1 है, दैट इज बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द यूनियन पार्लियामेंट। तो यूनियन पार्लियामेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पोजिशन क्या है पार्लियामेंट का, आखिर पार्लियामेंट है क्या। तो पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर है सेंटर का, और उसमें एग्जीक्यूटिव भी बैठता है, प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट है, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसका पार्ट है। तो व्हेन वी पार्ट है। डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। और चैप्टर 2 जब हम पढ़ेंगे तो केवल और केवल हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, और उस एग्जीक्यूटिव में से भी हम केवल और केवल प्रेसिडेंट और उसके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके विभिन्न प्रकार के पावर होते हैं। द प्रेसिडेंट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ नॉमिनल हेड, he is also the executive as per article 52 and 53. Read with article 78. Then he is having, yeah, he has law making power or ordinance making power under article 123. Then he also has pardoning power under article 72. He can commute the sentence, he can give reprieve, he can give respite, he can commute, he can suspend different sentences. So this is power, and every treaty is in the name of the president of India. इसके अलावा भी कुछ पावर है, जॉइंट सिटिंग में कुछ पावर है उसके, एड्रेसिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में भी इसकी कुछ पावर है। So there are different powers of the president which we will be discussing, and it's very easy. But in chapter 1 we will be discussing about the union parliament, that is basically organization and composition, who are the officers and who are the people who consist and compose the parliament, and how parliament works, about different parts of the parliament like the lower house and the upper house, which is known as the Rajya Sabha and the Lok Sabha, how election is done जी there. सर। This is about the organization of parliament. And then secondly, we will discuss about enactment of legislation. So then we will discuss about enactment of the legislation.
हाउ लॉज आर पास, then we will discuss enactment, and then the last thing which we have to discuss in this chapter is parliamentary privileges. Parliamentary privileges. तो ये 3 हेड हमें नकुल पढ़ने। पहला हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे ऐसे बिल पास होती है, बिल कितने प्रकार की होती हैं। थोड़ा बहुत बजट का हमें अंदाजा होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें अंदाजा होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की कमेटियां होती हैं। पार्लियामेंट की कई स्टैंडिंग कमेटी होती है, कई जॉइंट कमिटीज होती हैं। तो कई प्रकार की कमेटीज होती हैं जो पार्लियामेंट के पैसे खर्च करने के तरीके पे और बिल पास करने के तरीके पे बड़ी गहरी नज़र रखती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बारीकी से इसको जाके देखेंगे तो वी विल फाइंड कि उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है कमेटियों का। ठीक है, ये जो कमिटीज हैं बहुत कंट्रोल नहीं है इनका पार्लियामेंट के वर्किंग पे। फिर भी थोड़ा बहुत कट ऑफ मोशन, ये मोशन, सेंसर मोशन, ये सब करते रहते हैं। थोड़ा बहुत है कुछ। और फिर बाकी 2 प्रकार की बिल है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। उसमें भी 2 प्रकार हैं। वो कैसे चलता है, हाउ इट इज डन, फिर लॉ कब बन जाता है, तो ये सब हमें पढ़ना है। और लॉ अगर बन गया, किसी ने चैलेंज कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। और जाहिर सी बात है, सेंटर का लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। स्टेट का लॉ होता है तो पहले हाई कोर्ट में आता है। और कई दफ़ा स्टेट को लॉ बनाने के लिए कई दफ़ा गवर्नर से परमिशन लेनी होती है। गवर्नर से परमिशन लेनी होती है मतलब प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है। तो हम ये पढ़ेंगे आपका इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। और उसके बाद फिर हमारा एंड में जो आता है दैट इज पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस। पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस मतलब कुछ तो पार्लियामेंट के अपने प्रिविलेज है जो स्पीकर द्वारा जिसकी रक्षा की जाती है और जिसको चलाया जाता है। वो स्पीकर इस चीज का संज्ञान लेता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेंस, मतलब किसी चीज का नोटिस लेना लीगली। वो पार्लियामेंट की गरिमा का ध्यान रखना, ये ड्यूटी, ये दायित्व, ये ऑब्लिगेशन आता है स्पीकर के ऊपर। उसके बाद जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये सारे मिलके किसी को भी बुला सकते हैं अपने वहाँ, अगर इनको कोई धूमिल करता है। तो अन्ना हजारे वाले केस में आपने देखा होगा कि भाई सारे चोर हैं। आज भी कहते हैं कि भाई सारे चोर हैं, सारे क्रिमिनल हैं, सारे बदमाश हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, तो अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर ये बस बेसरकार का है, तो दे कैन कॉल देम कि भाई जस्टिफाई करो, आप कैसे कह रहे हो कि हम सारे चोर हैं। तो कहना तो आसान है, होती है चोरी, बट पूरा का पूरा आप ऐसे कहोगे तो वो बुला सकते हैं। तो दैट इज नेक्स्ट प्रेरोगेटिव। उसके अलावा अगर पार्लियामेंटेरियन आप हैं तो आपको कई राइट दिए जाते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है और आपका वहाँ पे चल रही है, अगर तो असेंबली चलने के कुछ दिन पहले और असेंबली चलने के कुछ दिन बाद, इस दौरान उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और इस तरह की कई किस्म की उनको सुविधाएं दी जाती है, अलग तरह की प्रिविलेज दी जाती है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेष राइट उनको दिया जाता है जो आम जनता को नहीं है। अब जैसे पार्लियामेंट के पटल पे यदि वो कोई बात बोलते हैं जो किसी को खराब लगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जनरली नहीं होती है, क्योंकि उनको प्रिविलेज है। और पार्लियामेंटरी जो प्रिविलेज होती है सदन के पटल पे, वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है। बाकी जगहों पे अगर किसी को प्रिविलेज है, किसी जर्नलिस्ट को प्रिविलेज है, किसी पुलिस ऑफिसर को प्रिविलेज है, या किसी भी ऑफिसर को प्रिविलेज है, तो वो प्रिविलेज जो होती है वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज ना होकर क्वालिफाइड प्रिविलेज होती है। मतलब कुछ हद तक प्रिविलेज है। उनको ये साबित करना पड़ेगा, मैंने जो कहा वो तथ्यों के आधार पे कहा, मैंने जो कहा मैंने सच के आधार पे कहा, या मैंने जो कहा मुझे लगता था कि वो सच था, तभी जाके उसको वो प्रिविलेज मिलती है। और इस लेवल तक की प्रिविलेज मेरी नियत ठीक थी, बोनाफाइड था। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को सदन पे अपनी बात रखने के लिए एब्सोल्यूट प्रिविलेज। अब वो अलग बात है कि अगर वो बिल्कुल गाली गलौज पे उतर आएंगे तो फिर उसको सेंसर कर दिया जाता है। उनको प्रिविलेज है अपनी बात रखने के लिए। तो यही
हेड्स में हमें पढ़ना है पहले कॉम्पोजिशन, फिर इनैक्टमेंट, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो सारे ही आसान है, थोड़ा सा जो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इनैक्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज तो जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो दैट इज़ वेरी इजी। तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था जब हम लिख रहे थे यहाँ पे कि भाई पार्ट 5 में ये दिया हुआ है, और पार्ट 5 हमारा कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल? सर 79 से 79 अच्छा से आर्टिकल सर 51। पार्ट 5 से 50 हाँ सर 52 से 151। हाँ। और चैप्टर कितने? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर। यस सर। चैप्टर्स 20 में 5 है। तो देखो, एक चैप्टर आपका एग्जीक्यूटिव का हो गया, दूसरा लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर होता है, तीसरा यस सर। जुडिशरी का, चौथा ऑर्डिनेंस मेकिंग का, और पांचवा जो ऑफिसर्स होते हैं कॉम्प्यूटर ऑडिटर जनरल। अभी कैग कौन है उनका नाम याद करके हम लिख देंगे कैग कौन है इस वक्त। ये 3 चीजें याद कर जीसी लो, मुर्मू काम है आएंगी, सर। आंसर लिखने में अच्छा लगेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑफिस बियरर्स का नाम। अटॉर्नी जनरल कौन है अभी? वेणुगोपाल। मुकुल क्या है? मुकुल रोहतगी। वो नहीं है सर, वो तो सर हट गए कब के। हट गए, अब वेणुगोपाल है, ठीक है। वो काफी फेमस थे ना वो हाँ सर। खान के जैसा बहुत फेमस हो जाता। वेणुगोपाल। और कैग कौन है? जीसी मुर्मू है सर। चेक किया था कल? चेक नहीं किया था, पता है मेरे को, जब ये हटाए गए थे, जब इनको केक ही बना रहे थे वहां से। चलो, जब तुम्हें पता है तो फिर मैं चेक नहीं करूंगा। क्या नाम बताया? जीसी जीसी मुर्मू। मुर्मू। मुर्मू मुर्मू। इससे क्या होता है ना, अगर आंसर लिखोगे, इनका नाम डाल दोगे, तो बाकी लोगों से आंसर आपका अलग हो जाएगा फिर। इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, जीसी मुर्मू। मुर्मू, ठीक है। 14th क्या है? 14th, ये भी लिख ली, बिल्कुल सही। यस। वेरी गुड नकुल। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, वेरी नाइस। 2017 में अपॉइंटमेंट, 4 साल हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है। साउथ के होंगे वेणुगोपाल। हाँ सर। हाँ, इससे पहले मुकुल रोहतगी थे। 89 ईयर ओल्ड है भाई ये, 90 साल के होने जा रहे हैं। यस सर। अच्छा देखो, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है? राजा लखम गौड़ा लॉ कॉलेज। मूट कोर्ट में हम लोग गए थे जामिया को रिप्रेजेंट करने, तो वहाँ सेमीफाइनल तक गए थे। तो बेलगांव के इसी कॉलेज में हम गए थे, राजा लखम गौड़ा। यहीं से इन्होंने एलएलबी करी। वो है भी तो बहुत ही सीनियर आदमी है। आज़ादी ये से सर दिखते भी नहीं है केसेस में। वो हर बार सॉलिसिटर जनरल अपीयर होते हैं हर केस में। अच्छा, मैं तो जितने केस देख रहा हूँ आजकल, तुषार मेहता ही लड़ता है। तुषार मेहता, हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुषार मेहता का नाम बार बार दिमाग में आता है। इससे पहले उनका नाम आता था, मुकुल रोहतगी का। तो टीवी पे भी अक्सर यस आता था, सर। ये नहीं आते, वही बात है ना, एज की वजह से। अब जैसे मुकुल रोहतगी का नाम फौरन क्लिक कर रहा यस सर। है। ये ज्यादा बुजुर्ग आदमी को भी बनाना ठीक नहीं है। अब देखो, हमारे वहाँ भी बुजुर्गों की फौज है। इधर हरीश साले को भी कहा था बनाने के लिए, पर वो बने नहीं, वो खुद नहीं मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। और वो चक्कर है ना कि उनकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग तरीके की। तो फिर ये हो जाता है ना कि पूरा स्टैंप लग जाता है कि भाई गवर्नमेंट के। अभी तो फिर थोड़ी सी न्यूट्रलिटी तो अभी बनी हुई है ना, क्योंकि जैसी पोजीशन लेंगे लोग, उनको सारे पहले ही जानते हैं, बन के भी करेंगे क्या? यस सर। उल्टा इंडिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अभी तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, सपोर्ट में बोलते हैं यस या सर। ठीक बोलते हैं, कभी अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, तो अपना एक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर तो आप एक तरीके के उनके एम्प्लॉय हो गए ना।
और उसको किसी चीज़ की कमी तो है नहीं हरीश साल्वे को। अब हरीश शादी साल्वे कर का ली। हाँ शादी भी कर ली, सही बात है। जब पैसा होता है तो बुढ़ापे में भी जवानी सूझती है, टेस्टोस्टेरोन है, इसका अपना वो है, शादी की है मर्जी, उसे क्या दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ, यस। हरीश साल्वे ने जो आईसीजे में जो केस लड़ा था जाधव का, हाँ सर। तो हरीश साल्वे ने 1 रुपए लिए थे, और जो हाँ सर। पाकिस्तानी लॉयर था उसने कई करोड़ लिए थे। तो सर वो पाकिस्तान का नहीं था, वो ब्रिटेन का था। हाँ, लेकिन हाँ ब्रिटेन, नेशनलिटी ब्रिटेन की होगी, लेकिन शायद ओरिजिन पाकिस्तानी है। हाँ सर, हाँ सर, था ओरिजिन पाकिस्तान। अब यार चमड़ा तो आपका वही है, अब नेशनलिटी आप कोई भी ले लो। अब मैं जाके कनाडा की नेशनलिटी ले लूँ तो टाइम लग जाएगा ना, कैनेडियन आते आते। यस सर। शक्ल देख के तो पता ही चलेगा कहाँ से आ रहा। जी सर जी। तो अ, अब देखो, अब हम शुरू करते हैं अपना, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। कॉम्पोजिशन पे हम आते हैं। अब हमें कॉम्पोजिशन पे आना है, सीधे आर्टिकल 79 की तरफ हमें जाना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट की सर ये डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आया कंपोजिशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्पोजिशन एक ही है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि क्या कहेंगे, संगठन। संगठन तो वही होगा ना जो कॉम्पोजिशन होगा। भाई संगठन जैसे कहते हैं पार्टी का संगठन मजबूत है, तो वो कौन है, उसके ऑफिस बियरर और जो कार्यकर्ता होते हैं वही तो होते हैं ना। वही कॉम्पोजिशन होता है, उसी कॉम्पोजिशन से संगठन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। यस सर। तो वही हमें पढ़ना है। तो मोटे तौर पे सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि ये है कौन पार्लियामेंट। तो अगर आप देखोगे पार्लियामेंट में ये चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब लोकसभा को शायद उन्होंने वहाँ लोकसभा नहीं लिखा है, लोअर हाउस लिखा होगा। और सर राज्यसभा हाउस को, ऑफ द पीपल। हाँ हाउस ऑफ द पीपल वही लोकसभा। और राज्यसभा को लिखा होगा काउंसिल, क्या लिखा है, अपर हाउस या स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा है क्या। हाँ सर। वो राज्य से बना है ना, राज्य मतलब ये स्टेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अभी ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमें पता है कि 545 सीट है पार्लियामेंट में। यस सर। पार्लियामेंट में क्या, लोकसभा में 545 सीट है। लेकिन जब भी इलेक्शन होता है तो आप देखते हो 543। और हाँ सर। 543 का 50% प्लस 1 निकल के आता है 273, जो मैजिक यस नंबर है। सर। तो ये जो दो यस सीटें सर। होती थी, ये किनकी होती थी, एंग्लो इंडियन की। हाँ सर। अब आपको पता है ये खत्म हो गई। हाँ सर, खत्म कर दिए हैं इसी गवर्नमेंट ने। ये 70 साल से चला आ रहा था, लेकिन ये पिछले साल खत्म हुआ है। पिछले साल या पिछले साल यस सर। पिछले साल। ठीक है। तो अब हम कॉम्पोजिशन की बात जब करेंगे, अगर कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, so the parliament is composed of the house of people or Lok Sabha or the lower house, and council of minister और राज्य सभा प्लस प्रेसिडेंट। ये तीन लोग मिलकर क्या बनाते हैं आपका पार्लियामेंट। अब ये किस आर्टिकल में दिया है? पार्लियामेंट। 29 एंड 80 में दिया हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे भी 79 80। यस सर। आप रीड करें हम एक दफा, निकालना आर्टिकल 79 आर्टिकल 80। निकालिए सर। पढ़िए Article पढ़िए। 79, हाँ Constitution of Parliament. There shall be a parliament for the Union which shall consist of the President and two houses to be known respectively as the Council of State and the House of the People.
वेरी गुड। अब देखो 79 जो है नया वाला ब्रेक मैं पहले बेरियर खरीदता था, हर 2 साल पे अमेंडमेंट होता तो नया नया खरीदता रहता था। यस सर। हाँ। अब देखो बात क्या है कि जो 79 की हम बात कर रहे हैं, 79 ने बता दिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कह लो। 80 से फिर वो कॉम्पोजिशन बताना शुरू कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके और अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। एक बार हम बात कर सकते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका गठन कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस ठीक है। तो अब क्या निकल के आता है, जब हमारा हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम नीचे अगर इसके आए तो हमें ये पता चलता है कि आर्टिकल 79 के माध्यम से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे बना, ये कैसे वजूद में आया। इसके बाद कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे, कॉम्पोजिशन, तो ये दोनों हाउसेज हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। तो 80 बात कर रहा है किसके बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा के बारे में। यस सर। काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा के बारे में। और फिर 81 बात कर रहा है किसके बारे में, हाउस ऑफ पीपल के बारे में। हाउ लोकसभा का। हाँ, लोकसभा के बारे में। अब 80 पढ़िए नकुल। 80 sir. जी The Council of State shall consist of 12 members to be nominated by the President in accordance with the provision of Clause 3 and not more than 238 representatives of the states and of the union territories. अब यहाँ पे रुकिए। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79-80 के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट मिला के बनता है पार्लियामेंट। और ये भी नीचे लिख देना, Yes, sir. आर्टिकल 53-78 के माध्यम से ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। ये भी लिख देना नीचे। इतना लिखने के बाद फिर बताना। So 79 में लिखा हुआ है हाँ 79 में President and 2 houses. ये कहाँ लिखा है, नीचे आने पे लिखा होगा। So 79 में लिखा हुआ है सर, there shall be a parliament for the union which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as council of state and the लिखा है house ना, of people. लिखा है ना प्रेसिडेंट हाँ साहब। सर। ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आप आएंगे नीचे, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने लोग हैं, 233 हैं, तो आप लिखेंगे 233। यहाँ पे फिर आप लिखना होगा, तो अपना आंसर आप कैसे बढ़ा के लिखेंगे, जहाँ आप बताएंगे 500 कितना, सर 238 है सर 200। हाँ सर, राज्यसभा में जो 238 और 12 से नॉमिनेटेड है तो 250 टोटल प्लस 12। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। हाँ फिर सर। यहाँ पे लिखा तो कुछ और है, लेकिन होते 543 है।
अगर आप 81 पढ़ेंगे तो लिखा तो यहाँ यस कुछ सर। और है। लिखा तो है 530 है ना, 530 20 550। सर टोटल सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है इस टाइम टोटल, जिसमें से और 545 भरते थे, 543 भरते हैं। हाँ, तो ये +20 इनका है। तो यहाँ पे आप वो भी जिक्र कर सकते हो एंग्लो इंडियन का जो हटा दिया गया, थोड़ा सा डालोगे तो यस उनको सर। लगेगा कि आपको पता है इस बारे में। ठीक है, मोटे तौर पे लेकिन कितना चलता है, 543 है ना। तो कौन सा अमेंडमेंट है सर ये एंग्लो इंडियन वाला? एंग्लो इंडियन वाला मैं बता नहीं पाऊंगा यार, ये कौन सा अमेंडमेंट है। मुझे लगता है 104, एक सौ 104th अमेंडमेंट होगा, या और पहले का होगा। देखो नेट पर डाल के देखो, भी आ जाएगा एंग्लो इंडियन का, मैं भी देखता हूँ। जी सर। क्योंकि 101st अमेंडमेंट तो 2016 में ही हो गया था, तो ये होगा 105 की कुछ है। जी सर। हाँ 104 की है। 104। हाँ ठीक है, ठीक है, अंदाजा लगाया था। 104, तो किस ईयर का है सर ये? 2019। अच्छा सर। हाँ, तो आपका ये किस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि वहाँ पर 250 तो हैं, 238 स्टेट से नॉमिनेट होके आएंगे, 12 स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे, 12 आपके नॉमिनेटेड हैं। और आप ये भी लिख सकते हो कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हाँ सर। और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। और 530 550, लेकिन 545 भी होते थे जिसमें 543 इलेक्ट होते थे, 272 विनिंग होता था। 2 एंग्लो इंडियन थे लेकिन अब उनको हटा दिया गया, तो 543। और आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे हर स्टेट का एक कोटा है, स्टेट का कोटा है, कोटा है। जो कि शेड्यूल 4 में दिया है। यूपी का कितना है, यस सर। सबसे ज़्यादा यूपी का है, 40 है ना। तो इस तरीके से आप लिखोगे यस तो सर। आपका 79 80 का मामला खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता है तो वो है, लेकिन वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, आर्टिकल 83 लिख लेना, ड्यूरेशन ऑफ हाउस के बारे में। यस सर। ड्यूरेशन ऑफ हाउस के बारे में आर्टिकल 83 लिख लेना। पढ़िए आर्टिकल 83। Duration of House of Parliament. The Council of State shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible, one third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration every second year in accordance with the provision made in the behalf of by Parliament by law. तो इसका ये मतलब निकला कि जो हमारी राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है। ये भी लिखेंगे आप, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी। 1/3, 1/3 रिटायर। और लोकसभा के बारे में लिखोगे 5 साल, लोकसभा 5 ईयर टर्म। ये कौन सी भी लोकसभा है, 14 की 15? ये भी लिखेंगे ना इस बार देखिए कौन सी। हाँ देखना पड़ेगा सर। हाँ, देखो देखो डाल देंगे ना नोट्स में, अच्छा लगेगा आंसर लिखने। 15वीं होगी मेरे हिसाब से, या 16वीं है, 16वीं हाँ सर होगी। मुझे 16th लोकसभा देखो।
17th हो गई भाई, यस सर। 17th हो गई। हाँ सर 17th लोकसभा है। हाँ 17th है, ठीक है। फिर आप क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में भी थोड़ा सा लिख देना, बस ये लास्ट है, इसके बाद कुछ मत लिखना, इतना काफ़ी है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन लोकसभा राज्यसभा की एक सेम है कि अलग अलग है? सर एज का डिफरेंस है। हाँ, एक जगह 25 साल होगी, एक जगह 30 साल होगी। साल, हाँ 25 साल है, एक साल 30 साल है। 35 है, 35, 35, 35, हाँ सर 35। 35 और 25 क्वालिफिकेशन, एज, लोकसभा 25, राज्य, सर 30 है सर राज्यसभा का। हाँ नॉट लेस देन 30, मैंने 30 भी बोला, मारा 35 बोल रहा हूँ, 30 बोल के बाद में 35 बोल रहा हूँ। तो जी प्रेसिडेंट का 35 होगा, मगर चेक करना है प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति का कितना है? हाँ सर 35 है। 35 है, ठीक है। तो 25 और 30 बस यहाँ तक लिखना, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सेंसस के बाद क्या होगा, ये क्या है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। हाँ, एक चीज़ और लिख सकते हो, एक हेडिंग और बना सकते हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या सर? ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा। मतलब स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, और आपका वो हो गया, चेयरमैन हो गया उसका, राज्यसभा का। अब वो एक अलग बहस है स्पीकर की, प्रोटेम स्पीकर की, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। हम अभी डिस्कस करेंगे 89 के बारे में। 89 ने बताया है वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का। एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, बिल्कुल। प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, और हाँ सर। इसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन होगा जो कि वो खुद चुनेंगे, डिप्टी चेयरमैन। यस सर। और डिप्टी चेयरमैन के अलावा यहाँ पे आप ये भी जिक्र कर सकते हो बिना आर्टिकल के कि पार्लियामेंट अपना स्पीकर चुनेगी, लोकसभा अपना स्पीकर चुनेगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरूर लिख लेना, आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 ये बताता है सेक्रेटेरिएट की। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर तो 93 में दे रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो 93 भी आर्टिकल नोट कर लो, 93। 93 भी नोट कर लो, कोई बात नहीं। ये स्पीकर है ना, यहाँ डाल दो आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 डाल दो, ये तो खुद ही चुनते हैं। यस सर। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जब ज्वाइंट सेशन होता है तब कौन बैठता है? स्पीकर बैठता है कि वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस तो देखा है, उसमें तो तीनों ही बैठते हैं ऊपर, प्रेसिडेंट बीच में बैठता है, पर तो ऐसे आज कभी जॉइंट सेशन में देखा नहीं। आज तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, मैंने तीसरी बार जब ज्वाइंट सेशन हुआ था, मैं 9th में 10th में था, 9th 10th में, जब वो पोटा वाले को लेके ज्वाइंट सेशन हुआ था, लेकिन किसको लेकर सर?
फोटा एक कानून आया था ना, फोटो आया था पहले, फोटो बाद में फोटा बन गया था, तो उसके ऊपर जॉइंट सेशन हुआ था। जब ये हटाया गया था? नहीं हटाया कहाँ गया था, ले आए थे। दिल्ली का है। हाँ वो तो हटा बाद में है, जब यूएपीए वगैरह लाए हुए तब हटा होगा। फोटो को पोटा बनाया था तो शायद राज्यसभा में हार गए थे कि जैसा हुआ था, एनडीए की तादाद कम रही होगी इसमें, अपर हाउस में उस वक्त। तो क्योंकि ये मनी बिल होता नहीं है तो जॉइंट सीटिंग बुलाई गई थी। तो ये थर्ड टाइम हुआ था जॉइंट सेशन, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर होना चाहिए। द जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। यस सर। ये 108 में दिया हुआ है। ये आज तक 3 बार हुआ है इतिहास में। तो आर्टिकल 98 में आपको लिखना है सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, बस इसका सेक्रेटेरिएट लिखा, सेक्रेटेरिएट। सबका अपना स्टाफ होगा, स्टाफ पूरा अलग अलग होगा दोनों का। प्रेसिडेंट हाउस का तो खैर अलग ही, इनके भी अलग अलग स्टाफ होते हैं। जहाँ तक अब आपने क्या किया, सारा आपका कॉम्पोजिशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना आंसर समझा के लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिख लेंगे, ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही फालतू बात लिखेंगे, ना तो कम पड़ेगा। बिल्कुल जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब उसको किस तरह से खूबसूरत बना के लिखना है वो आप बेहतर जानते हैं। सर किस क्लोज में लिखा हुआ है सर वो कि स्पीकर प्रिसाइड करेगा जॉइंट सेशन को 108 108 के? 108 में। तो किस क्लोज में सर? प्रिसाइड स्पीकर करेगा, प्रेसिडेंट नहीं प्रिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रिसाइड हमेशा स्पीकर ही करेगा। इट इज कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट बट इट इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। देखो, द प्रेसिडेंट may unless the bill is elapsed if they are sitting by public notice they are not sitting to summon to meet in joint। ये तो लिख दिया यहाँ पे सी में। तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ कहीं नहीं स्पीकर है, प्रिसाइड करेगा। लेकिन करता स्पीकर ही है। नेट पे भी देखोगे तो यस सर। स्पीकर ही बताएगा। तो असल में कई चीज ना कस्टम के तौर पे होती है, जैसे प्रोटेम स्पीकर वाला भी कस्टम के तौर पे होता है, कहीं नहीं लिखा होता तो वो कस्टम चला आ रहा होता है, तो उसको फॉलो करते हैं। यस सर। क्योंकि करता स्पीकर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुलाता प्रेसिडेंट है लेकिन करता स्पीकर ही है, क्योंकि लोकसभा को बड़ा हाउस माना गया है, पावर के हिसाब से भी, तादाद के हिसाब से भी। तो जो उसका अध्यक्ष होगा एक तरीके से, वही पूरे जब ज्वाइंट है बैठेंगे तो करेगा। मुझे लगता है ये कस्टम बेस्ड है, बाकी इस पे आप सर्च करने की कोशिश करना। तो यस सर। अब क्या निकल के आ गया कि अब हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन अब ऑर्गेनाइजेशन को लेके आता है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास ये हो गया है, हाईलाइटेड है सारी चीज़ें, और इसको अच्छी तरीके से आप एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप लिखोगे। मैं ये सेंड कर दिया करूं क्या? यस सर। मैं इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा आज आपको, ठीक है? हाँ सर, इसको सेंड कर दिया। हाँ। और ये अपने बेरेक्ट में निशान लगा लेना सारे, और ये जो, और हाँ, और ये भी हम ये भी डाल देंगे कि अभी प्रेजेंटली कौन कौन ये पोजीशन होल्ड कर रहा है, इससे आपका आंसर और अच्छा हो जाता है। ओके। जो सिविल का पेपर भी देते हैं आप देखो, उसमें स्टैटिक पोर्शन तो वो डालते हैं, उसके अलावा डायनेमिक भी डाल देते हैं कि अभी क्या हो रहा है उसकी इसके रिलेशन में। तो
आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो अभी कौन है स्पीकर? यस सर। एक तो पहले वो लेडी थी, शायद उनकी तबीयत भी ओम खराब बिरला। थी। एक लेडी थी ना पहले, महाराष्ट्र की एक नहीं लेडी। सर, ओम बिरला आया तो जब तो वो थी सुमित्रा ओम महाजन। ओम बिरला तो वो एक आदमी है, जहाँ तक मुझे याद है। 60-65 साल के करीब के एक मेल है ओम बिरला। स्पीकर कोटा इज से एमपी है सर वो। कोटा से, ठीक बात। ओम बिरला, हल्के बाल कम है शायद ऊपर थोड़े से। हाँ सर, उसकी लड़की सर अभी आईएएस बन गई है। ओम बिरला की। अच्छा, पब्लिक तो हाँ इल्जाम सर, लगाने की ये कह दी कि इन्होंने, रिजल्ट लिस्ट में नाम आया था। वो इल्जाम लगाने के लोग कहते हैं कि इन्होंने, अरे भाई जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई किया तो ये तो, हाँ सर, उठा था सर कोई सर, रिजर्व लिस्ट में नाम आया था ना उनकी लड़की का। अच्छा ये रिजर्व लिस्ट वाले हैं क्या? हाँ सर। बीसी हैं कि शेड्यूल कास्ट है? पता नहीं क्या है सर। अच्छा, तो इंटरव्यू में तो सोर्स लग सकता है, ये बात ठीक है, बट प्रिलिमिनरी राउंड और मेंस में तो मुश्किल है। नहीं सर, पर अपनी मेहनत से निकाला हो सर, कहाँ निकला, हर चीज थोड़ी हो जाएगी। हाँ वही बात, तो ऐसा थोड़ी सिस्टम पूरा है। तो कई दफा बड़ी पोस्ट पे आसान होता है, तो बड़ी पोस्ट पे बेइज्जत होना भी आसान होता है। नहीं भी होता तो इल्जाम लगाते हैं लोग। हाँ सर, इसलिए सर, हाँ सर, कहीं पकड़ा गया तो और बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बात वो है ना। तो दोनों में फायदा है तो नुकसान भी है। अच्छा, स्पीकर ओम नुकसान भी बिरला है। है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट सर, ये क्या नाम है इसका? वेंकैया नायडू। हाँ वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। उन्होंने पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ी कि मुझे समझ में नहीं है। वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं एक जमाने में। वाजपेयी गवर्नमेंट में हाँ बहुत सर। बहुत एक्टिव थे। बल्कि साउथ में बीजेपी के प्रसार प्रसार में भी इनका बहुत रोल था। स्पीकर ओम बिरला बिरला, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा के चेयरमैन यही है। चेयरमैन यही होंगे। अब डिप्टी चेयरमैन को कौन पूछ रहा है? ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी कल। अब हम पढ़ेंगे इनएक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, यस सर। मैं ये आपको शेयर भी कर जी सर। दूंगा थोड़ा सा एडिटिंग करके। और सर सेक्रेटरीट क्यों नहीं लिखना सर इसमें, ऑर्गेनाइजेशन में? ना ना, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, डाल भी दोगे एंड में तो क्या है, नंबर ही मिलेंगे, एक आर्टिकल और नजर आ जाएगा कि इसको ज्यादा जानकारी देख लेना आंसर के हिसाब से। और सर सैलरीज अलाउंसेस, वो सब जरूरत नहीं है, वो तो फिर ये तो पूरा ही बेकार चीज है। हाँ सर। पूरा लिखना पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना, हमें सिर्फ वही पूछना है, जो मेन मेन चीजें वही बताना होता है। जी। तो पूरा ऐसे थोड़ी लिखना है, ओके सर। वरना वो मेंशन कर दूंगा। एग्जाम में जी ये भी सर। पता होना चाहिए क्या लिखना है, और उससे ज्यादा ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं लिखना है। हाँ सर, यस सर। सारे आंसर भी तो लिखने हैं ना, 5 क्वेश्चन के, कैसे मैनेज करोगे? तो ये चीज है। तो फिर अब खत्म किया जाए आज के लिए। ओके सर। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? क्लास थोड़ी लेट हुई, तुम्हें खांसी अभी भी आ रही है, तुम कुछ ले रहे हो? नहीं सर, सीरप ले रहा था। ये सर हो ही रही है सर, बुखार के बाद से, बुखार हुआ था ना सर मेरे को। और घर में भी तुम्हारे खांसी आ रही है, मुझे आवाज आई है पीछे। हाँ सर, मम्मी को हुआ था, पापा को हुआ था, मेरे को। अब तो सर बस खांसी रह गई है। हाँ हाँ असल में सर पापा को तो लग गई वैक्सीन में, और मम्मी रह गई थी। दोनों डोज लग गई? दूसरी सर 13 तारीख को लगेगी। हाँ वैक्सीन है नहीं ना यहाँ अभी। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैंने भी अपने मदर को फर्स्ट डोज तो लगवा दी है 10 अप्रैल को, और सेकेंड डोज लगेगा 18 या 20 मई को, 6 हफ्ते बाद। जी सर। और अब यही है, अब देखो यार, असल में हुआ क्या है ना कि इस दफा वाला वायरस थोड़ा खतरनाक है, और दूसरी बात ज्यादा लोगों को हो गया है, बात ये है। जो वो इतनी डेथ नजर आ रही है, वो इसलिए नजर आ रही है, डेथ पहले भी हो रही थी लेकिन इन्फेक्शन थोड़ा कम था, अब 4 गुना ज्यादा सर ये फैल तगड़ा हो गया। गया। और ये मजबूत हो गया है इंडिया के, यहाँ के माहौल के हिसाब से। पहले ही आया था वहां से जी जो सर। कमजोर था, यहाँ के लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब जैसे मुझे 2.5 दिन का बुखार दिया था इसने, तुम्हें कितने दिन बुखार आया? हाँ सर, मेरे को भी सर 2-3 दिन तो सर बुखार से उतरा ही नहीं सर। फिर अब तो सर उतर गया, पर सर लेकिन शरीर में दर्द रहा था। हाँ वो दर्द रहता है जैसे वो। हड्डियों में दर्द हो रहा था, पैरों में, कमर में।
इस बार वाला यार ज्यादा खतरनाक है। और वैसे कमजोरी पिछली बार भी थी, और खांसी धीरे धीरे ही जाती है, लेकिन यार इस दफा खांसी ना चेस्ट को कई दफा खराब कर रही है, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन जिनको 10-15 दिन गुजर हाँ गए हैं सर। तो वो खतरे के बाहर है। 15 दिन निकल गए ना तो फिर खतरे के बाहर है। मैं सर थोड़ा बहुत योगा वोगा कर लेता हूँ हाँ और प्राणायाम। विलोय विलोय ले लेता हूँ, हाँ, काढ़ा वाढ़ा, तो खांसी का तो प्राणायाम। ये चल रहा है। हाँ, बाकी पेरेंट्स। लेवल में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, बाकी पेरेंट्स ठीक है। हाँ सर। मेरे एक मामा को हुआ है, वो मामी तो निगेटिव हो गई है, वो पॉजिटिव है लेकिन खत्म हो रहा है। खांसी नहीं खत्म हो रही है, अब उनका लग रहा है सिटी बस स्कैन। सर अब खांसी रह गई है बस सर। लेकिन ये मेरे हमारे भी सर को थोड़ी खांसी रह गई है। ये वाली जो खांसी है ना, ये दिक्कत वाली नहीं है, जिसको ज्यादा खांसी है उनको डर रहता है। अब देखो हाँ शायद सर। उनको सिटी स्कैन कराना पड़ जाए, कल जाना पड़ेगा, तो फिर शाम की क्लास होगी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना शाम की क्लास में? नहीं सर। चलिए, बाकी मैं ये वीडियो पे डाल दूंगा उन दोनों के लिए। चलिए, ओके जी सर। नकुल, कल ओके मिलते सर। हैं, कल पढ़ेंगे बिल कैसे पास बाय सर। होता है। ओके 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 सर, थैंक यू सर। बाय। मोस्ट वेलकम।